everyone, welcome to our channel Group Study Plus. My name is आदिश. प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के छोटे से दो टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो कंटेंट है बेटा, ये आपकी लास्ट क्लास के बाद का कंटेंट है. लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. आप किसी भी रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी के लिए यानी कि लाभदायक मतलब उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो फर्दर उससे आगे एक टॉपिक बनता है हमारा, या टॉपिक क्या, उसी का एक सब टॉपिक है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया में हीट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, टू इंडिकेट द हीट चेंज इन एन इक्वेशन, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसी प्रकार किसी भी समीकरण में ऊष्मा के परिवर्तन को हम दो तरह की रिएक्शंस यानी कि अभिक्रियाओं के द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें फर्स्ट होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं. अब देखो होती क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो देखो रिएक्शंस ये होती है द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन मैं लिख देता हूं इन विच हीट इज इवॉल्व. ठीक है, वह सभी अभिक्रियाएं, ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट का मतलब क्या होता है बेटा, ऊष्मा. ठीक है, एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, इवॉल्व. ठीक है, तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा. इसमें मेन क्या होता है, मान लीजिए सपोज हमने एक एग्जांपल लिखा, हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन लेके आए यानी कि कागज लेके आए, या फिर ठीक है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब हम बर्न कर रहे हैं कार्बन को, तो एक धुआं निकल रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और साथ ही जब आप कार्बन को जला रहे हो तो बेटा आपके पास एक और चीज प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड हीट. यानी कि आपने देखा ये जो हमारे रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट साइड है. अब देखो ये हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई, ओके, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड, यानी कि ये हो गया हमारा अभिकारक और इसको हम कहेंगे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट. अगर हीट निकलने वाली हीट आपकी प्रोडक्ट में है, उत्पाद में है, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो सभी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं. और अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक जस्ट इसका अपोजिट होता है, द रिएक्शन विच डन, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है. अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो बेटा इसका जस्ट अपोजिट होता है एंडोथर्मिक में. इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, है ना, मैं लिख देता हूं द रिएक्शन यानी कि वह सभी अभिक्रियाएं, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, वह सभी अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ता है ना, वे सभी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के अवशोषण करती हैं यानी कि ऊष्मा को एब्सॉर्ब करती हैं, हीट को एब्सॉर्ब करती हैं, क्या कहलाएंगे आपकी एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, जैसे हमने लिखा बेटा नाइट्रोजन, हम लेके आए नाइट्रोजन, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और ये हमें क्या बना के देगा, नाइट्रस ऑक्साइड बना के देगा. ठीक है, दैट इज आवर नाइट्रिक ऑक्साइड कह सकते हो आप इसे. ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए. जो फॉर्मेशन हुआ है ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है. अगर इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो यहाँ पे गैस लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में बनेगा. ठीक है, तो आपने देखा क्या, आपने ये देखा कि इस बार जो हीट है वो हम कहाँ दे रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड में यूज कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन होने के लिए उसको गर्म करना जरूरी है. और ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें कंप्लीट होने के दौरान हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो सभी अभिक्रियाएं हमारी ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है. ठीक है बेटा, चलो आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो समझ में आ गया, लेकिन प्यारे बच्चों सिर्फ इसी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं.
ठीक है, आपको ये तो क्लियर हो गया कि एक्सोथर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना, हीट एग्जिट हो रही है। एक्सो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। और एंडो का मतलब क्या हो गया? हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा उसमें मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा चाहिए होगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, एक्सोथर्मिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक्सोथर्मिक से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है एक्सोथर्मिक का कि एक्सोथर्मिक वाई रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, है ना, हिंदी में कहा जाएगा श्वसन। ठीक है, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि श्वसन की जो अभिक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाती है? वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। तो बेटा इसका आंसर हर एक बार एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से कहा गया है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में आपने देखा यानी कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ये देखो रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए। अभी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा बायोलॉजी का, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पता भी नहीं होगा। फिर भी मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को। देखो, जब भी आप सांस लेते हो, ठीक है, रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की टर्म्स हैं जो आगे चलकर आप सीखने वाले हो। रेस्पिरेशन की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं श्वसन, और सेलुलर रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, सेलुलर मतलब कोशिकीय श्वसन। तो बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहालेशन और एक्सोलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, आगे चल के अब चैप्टर नंबर 6 में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट आपको समझना है वो ये है कि जब भी हम इनहालेशन करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर, इट्स नॉट वेरी गुड, ये ले लिया। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ये हमने सांस ली तो ऑक्सीजन ली। ठीक है, प्लस में बेटा जो आप खाना खाते हो, ठीक है, आपने जो भी खाया, सुबह आपने दूध पिया है, कुछ भी आपने खाया पिया है ना, वो सब आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, आपकी सभी सेल्स के पास क्या है? ग्लूकोज है। ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। और हम क्या कर रहे हैं? हम जैसे ही सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन सभी सेल्स के पास जा रही है, और वहां पर प्रोड्यूस क्या हो रहा है? वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के द्वारा छोड़ देते हैं, प्लस में कुछ मात्रा में वाटर निकलता है। बस इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी जनरेट होती है। और ये हुई कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको किसी कागज को जलाना है, तो कागज को यानी कि किसी पेपर को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। उसी प्रकार ये जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर, आप समझ सकते हैं कि बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है, और इसके दौरान हमें निकल के मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। वाटर हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन में, इस सब चीजों में यूज हो जाता है। प्लस में निकलती है एनर्जी। देख रहे हो, ये वही एनर्जी है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की रूप में। तो बेटा यही एनर्जी देखो यहाँ पे सेम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने कुछ कंपाउंड लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, निकलने वाला सबस्टांस कार्बन डाइऑक्साइड और भी निकल सकता है। प्लस में यहाँ पे भी तो एक एनर्जी निकली आपकी। ये ऊष्मा जो है, ये ऊर्जा का प्रकार ही तो है, हीट एनर्जी। उसी प्रकार से यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। इसीलिए हम कहते हैं रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन की जो क्रिया होती है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है आपका ये। ठीक है, चलो तो आपको रेस्पिरेशन समझ में आया। ठीक है, और भी एग्जाम हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक का। आप अपनी तरफ से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं एक और ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने एक और एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब नेचुरल गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस का एक फॉर्मूला है बेटा, CH4। आगे पढ़ेंगे आप इसे, धीरे धीरे सारी चीजें आप जान जाएंगे। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन बोलते हैं। ठीक है,
हिंदी में भी बेटा, हिंदी में भी वर्ड्स नहीं बदलते हैं, क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा, ठीक है। ओके, CH4 को आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा एग्जांपल है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न कर रहे हो तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे, प्लस में वाटर प्रोड्यूस करोगे। ये वही मीथेन गैस है जो आप गाड़ी वगैरह में CNG यूज करते हैं, उन सब में यूज होती है फॉर्मेशन में। और प्लस में एक यहाँ पे निकलेगा आपके पास हीट। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे भी एक एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है। ओके, तो ये सब हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब थोड़ा सा एंडोथर्मिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप ये सब चीजें नोट करना, बकायदा अपने नोट्स को मेंटेन करके चलना, ठीक है। अब देखते हैं हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं। देखो, एंडोथर्मिक में एक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें हीट जो है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूज की जाती है। दैट मींस हीट को हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा इसमें हीट तो रिएक्टेंट साइड में हो गई, ठीक है। आओ, इसमें हमें एक हैबर प्रोसेस पूछी जाती है, ठीक है। हालांकि कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हैबर प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये एंडोथर्मिक में एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि मान लीजिए सपोज दैट आपको ना बहुत ज्यादा मात्रा में, ये क्या लिखा है मैंने, NH3 लिखा है, अमोनिया, ठीक है। और इसको मैक्सिमम यानी कि ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन करना है। अमोनिया वही है जिसको खाद वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन करने के लिए एक हैबर प्रोसेस होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखा मैंने N2, ठीक है, प्लस 3H2। ओके, बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। और जब भी आप इसको बनाएंगे, ठीक है, एक मिनट, एरो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारे पास अमोनिया का, NH3। ओके, ये भी हमारे पास गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, और बेटा ये भी गैस स्टेट में है। तो मैंने आपको कराया क्यों है, यहाँ तो कहीं हीट का यूज ही नहीं हो रहा है। तो बेटा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे इसको चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, क्या चाहिए इसको, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, प्लस में 200 एटॉमिक प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, 200 एटॉमिक प्रेशर, तभी ये रिएक्शन होगी बेटा, यानी कि 200 एटॉमिक ATM एटॉमिक प्रेशर होगा, ठीक है। प्लस में सबसे इंपॉर्टेंट तो एक चीज है कि इसमें प्लस में एक हमें Fe यानी कि इसको बोलते हैं कैटालिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए आपके पास जो मैंने आपको समझाने हैं। पहला तो ये कि एक रिएक्शन अगर हमें ज्यादा मात्रा में अमोनिया की आवश्यकता होती है, अमोनिया को प्रोड्यूस करना होता है, तो हम यूज करते हैं हैबर प्रोसेस। क्या यूज करते हैं हम, हैबर प्रोसेस यूज करते हैं। हिंदी में भी हैबर प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है बेटा, हैबर प्रोसेस। अब देखो हुआ क्या, इसमें हमने नाइट्रोजन लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। लेकिन हमें ये तो पता है आपको 500 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट इवॉल्व कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है इस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि ज्यादा मात्रा में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो रही है। इसीलिए किसमें आता है ये, एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आता है। यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया, कैटलिस्ट क्या होता है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि कैटलिस्ट, ठीक है, आर दोज सब्सटेंस हु चेंज, या कह सकते हैं हु रेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है, विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेट। कहने का मतलब देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको, हिंदी में कहा जाता है बेटा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर यानी कि स्पीड, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं बिना उसमें भाग लिए। यहाँ पे हमने आयरन डाला है, ठीक है, आयरन डाला, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में आयरन तो निकल के नहीं आया,
उसका रीजन यही है बेटा कि जब आपने आयरन इसमें यूज किया है ना, वो आयरन एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। यानी कि ये पार्ट जो हो गया रिएक्टेंट हो गया और ये पार्ट जो हो गया प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आयरन नहीं डालता हूँ तो ये रिएक्शन फिर भी होगी। रीजन ये होगा कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 आवर लगते हैं, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 आवर लगते हैं। अगर मैंने इसमें आयरन डाल दिया तो मे बी ये रिएक्शन इतनी का इस जल्दी हो जाए, फास्टली हो जाए, अराउंड 30 मिनट्स में कवर हो जाए। तो इस आयरन ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया, लेकिन इसने इसकी स्पीड को इम्प्रूव कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम चने को अंकुरित करने के लिए सोडा डाल दिया जाता है ना उसमें, अदरवाइज चनों को अंकुरित करने में टाइम लगता है, लेकिन सोडा से वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। तो वो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं लेता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया होती है उसकी दर को बढ़ा देता है। उसी तरह के पदार्थों को कैटालिस्ट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, चलो कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत यूज होते हैं। पीडी बोलते हैं पैलेडियम को, यूज होता है Fe आपके सामने लिखा हुआ है। एक यूज होता है बेटा निकिल भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये सारे कैटलिस्ट के एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके प्रॉपर वेल मेंटेन नोट करो आप लोग। तो बेटा आपने 2 टाइप्स की रिएक्शन तो पढ़ ली, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मे बी टॉपिक नंबर 5, 6 जो भी हो आपके अकॉर्डिंग टॉपिक डाल लेना। मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी हो। 7 टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो मैंने आपको कराया वो चैप्टर की सारी बेसिक डिटेल्स थी, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम के एग्जाम का ये भी है, कैटलिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम में एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, ठीक है। आओ फिलहाल हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहला टाइप आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। है कितने तरह की, 5 तरह की हैं, ठीक है। 5 तरह की रिएक्शंस आपको पढ़नी है। 2 तरह की आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद रखना, इन्हें कभी भूल जाओ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये पढ़ चुके हो। प्लस में बेटा एक और पढ़ाई थी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बना था, है ना, ये भी याद रखना है। और इसमें आ जाएंगे अभी। तो पहली टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। काम क्या है, 2 चीजों को जोड़ने का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, इसका काम क्या होगा, 2 चीजों को अलग करने का, ठीक है। मतलब ये स्प्लिट करने का काम करता है, ये स्प्लिट करने का काम करता है यानी कि तोड़ने का, और ये कंबाइन करने का काम करता है मतलब जोड़ने का, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका नाम वैसे इसका काम है, ये डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है एक कंपाउंड को, एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका भी गुरु होगा, फिर इस तरीके से ये 2 चीजों को हटाता होगा। कोई नहीं, आगे देखेंगे। तो आपने देखा देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। आगे चल के रेडॉक्स भी फर्दर डिवाइड हो जाती है बेटा 2 पार्ट्स में। जैसे इसका नाम है ना रेड एंड ऑक्स, तो मैंने यहाँ लिखा रेड और यहाँ लिखा ऑक्स। इसी नाम से बन जाता है हमारे पास रिडक्शन, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अपचयन, और इससे एग्जाम में पूछा जाता है अपचयन से, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के बारे में भी पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन, ओके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर इसके फर्स्ट कंटेंट का, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बेटा तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ें तो बेटा एक सिंटेक्स है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस सिंटेक्स के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। सिंटेक्स का मतलब होता है किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, दर्शाते कैसे। तो इसमें मैं एक सबस्टांस ले लेता हूँ ए, ठीक है, और बी, ठीक है। ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। यानी कि इस तरीके से जहां भी आपको मिल जाए कोई रिएक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, तो आप वहां पे कह सकते हो कि वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है वहां पे, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं।
ये पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं एक ही डेफिनेशन बनानी बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर सारे टाइप्स की रिएक्शंस की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप इसमें, व्हेन, ठीक है, व्हेन टू और मोर, ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट, अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट, या फिर हम ले सकते हैं कंपाउंड, ठीक है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड। देखो हुआ क्या, जो हुआ वही लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा जब दो, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तत्व या यौगिक, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर, कंबाइन टुगेदर का मतलब क्या होगा, आपस, ये नहीं है, आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट लिखा है ना, एकल, सिंगल कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक कंपाउंड है, एलिमेंट है हमारे पास ए, एक कंपाउंड या एलिमेंट हो गया हमारे पास बी, और इन दोनों ने मिलकर एक ही कंपाउंड बनाया, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। आप इस रिएक्टेंट साइड में कितने भी एलिमेंट्स ला सकते हो, एक, दो या दो से ज्यादा, चार, पांच, आठ, लेकिन ये ध्यान रखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होना चाहिए। आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो सिर्फ अकेला एक प्रोडक्ट बन के आना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है बेटा। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल। मैंने लिखा मैग्नीशियम और उसको बर्न किया मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसने मुझे बना के दिया ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस भी कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। अब आपने देखा कि दैट इज द पार्ट ऑफ ए, ये हमारा ए है, ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया, बी ऐड किया, और उसने हमें बना के क्या दिया, सी बना के दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। मैंने लिख लिया, मान लीजिए सपोज दैट कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसमें मैंने मिला दिया वाटर H2O, और इसने मुझे बना के देना है फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो बेटा यहाँ ये तीनों आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, आप लोग इन्हें समझ सकते हो। और भी एग्जाम्पल हैं, आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2 प्लस O2 दैट फॉर्म्स H2O। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे इन सब में आपने देखा है कि कंपाउंड में हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास एक ही बन के आ रहा है, ठीक है। बच्चे आप लोग अगर कभी एग्जाम्पल में यहाँ पे हीट लिखा देखें तो इसको प्रोडक्ट ना माने, ठीक है। हीट जो है प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसको फॉर्मेशन, इसको हम प्रोडक्ट में मानते, एज्यूम नहीं करते हैं, तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट यही बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाओगे यहाँ पर भी हीट निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया था, इस वाटर के फॉर्मेशन में यहाँ पे हीट नहीं आती है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ रफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ तक तो हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब मैंने ये लास्ट में एक एग्जांपल लिखा है, और ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा है, मैंने ये लिखा है CaO, ओके। थोड़ा सा यहाँ से समझाता हूँ, CaO इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो हो गया इसका नाम, ठीक है। और इसका अगर नॉर्मल मार्केट का नाम देखा जाए तो इसको कहा जाता है क्विक लाइम, ओके। और हिंदी में भी कहा जाता है बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना। देख लेना भैया हिंदी थोड़ी वीक है, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना, ओके। अब हमने देखो ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। अगर आपको लिखा मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसको नाम क्या बना है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम है ना। और हिंदी में कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना,
हिंदी में कहा जाएगा भुजा हुआ चूना। ठीक है, इस तरीके से तो ये पूछा जाएगा क्योंकि इसमें आगे काम है हमें। ठीक है, हमने क्या लिया है, हमने क्विक लाइम लिया। ओके, यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको। क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी बनते हैं 2-3 इससे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि आपने ये चूना लेके आए, आप क्विक लाइम यानी कि चूना जो होता है मार्केट में, और जब आप लाके उसे पानी में डाल देते हो, क्या करते हो, पानी में डाल देते हो। ठीक है, जैसे ही आप उसे पानी में डालते हो तो आपने देखा होगा कंटेनर लाए आप। ठीक है, आपको घर पे व्हाइट वॉश करनी है, व्हाइट वॉश वाला ही चूना है बेटा। ठीक है, तो आप कंटेनर में पानी आपने भर दिया। ठीक है, और आपने पानी में जैसे ही क्विक लाइम डाला, चूना डाला, ठीक है, तो ये जो क्विक लाइम था ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और साथ में आपने देखा होगा ये जो ड्रम है काफी हीट हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये एक क्या हो गया, सॉरी कहाँ गए ये रहा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो बन क्या रहा है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, आप क्विक लाइम जिसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में बिना भुजा हुआ चूना, उसको जब पानी में मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम मिलता है। इसको क्या बोलेंगे हम, स्लेक्ड लाइम बोलेंगे बेटा। स्लेक लाइम यानी कि भुजा हुआ चूना, और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब ये रिएक्शन खत्म नहीं है, यहाँ तक तो देखो ये थी आपकी कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से जो बता रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में पूछा जाता है उससे एक क्वेश्चन। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पर पेंट कर देते हैं ना, जो कली या सफेदी जो हम दीवार पर कर देते हैं, ठीक है, पेंट करने के बाद वो कंबाइंड, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, इसको मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा, यहाँ पे एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। आपसे पूछा जाता है कि व्हाइट वॉश में शाइनिंग क्यों आती है, तो व्हाइट वॉश में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होने के बाद शाइनिंग आती है, ये उसकी सरफेस को चमकदार बना देता है। ठीक है, आपने व्हाइट वॉश करा, ठीक है, अगर आप वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंट कर देंगे तो उसमें कोई शाइनिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला होता है मार्बल का। ठीक है, मार्बल यानी कि जो पत्थर होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा ये। ठीक है, मार्बल का। ओके, तो मार्बल की बात करते हैं, देखो ठीक है। ठीक है, तो ये बना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाइट वॉश करने के बाद जो ब्राइटनेस आती है वो क्यों आती है, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट यानी कि वायुमंडल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करती है, जो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है, और बेटा इसमें साथ में कार्बोनेट के साथ वाटर की मात्रा भी, बीकर में वाटर भी निकलता है थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है, ये आप लोग बेसिक ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे लेकिन ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने इतना बड़ा, ठीक है, उसका सिंटेक्स समझ में आया हमें, ए और बी रिएक्ट करके सी बनाते हैं। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप यही बताएंगे कि इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड आपस में अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, बस इसको याद रखना, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट आती है बेटा हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही आती है ना, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, RXN। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इसका सिंटेक्स पढ़ते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें क्या होता है, ए और कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक कंपाउंड है, वो आपका बी और सी में टूट जाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड या रिएक्टेंट स्प्लिट या डिवाइडेड इन टू, कितने, टू और मोर प्रोडक्ट, बी और सी और डी, कोई भी एक बी सी डी ई कितने में भी टूट जाए तो वहां पर क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिएक्शन, मैं लिख देता हूं, द
रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है, या रिएक्टेंट भी लिख सकते हो आप, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन into two or more product is called decomposition reaction। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, डिकम्पोजिशन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कंपाउंड है हमारे पास ए, वो ए दो पार्ट्स में टूट चुका है, ठीक है, स्प्लिट हो गया, और इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे बेटा आप जानते हो एग्जांपल मैंने एक लिखा था ना, अभी वाटर का लिखा था, हमने वाटर को लिखा था H2O है, ठीक है, आपके पास। अब जब H2O को आप बर्न करोगे, हीट करोगे, तो वो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, दो पार्ट्स में टूट गया, तो ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, चलो अब आता है हमारा मेन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर डिवाइड होती है बेटा 3 पार्ट्स में, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को हम 3 भाग में पढ़ते हैं, और जानते हैं वो तीनों भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक पार्ट हमें पढ़ना होगा, वो होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको कहते हैं ये होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर एक पार्ट होता है बेटा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम इसको ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक अलग होता है। ठीक है, देखो एक तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एक होता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलाइटिक लिख सकते हो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पढ़नी है। और बेटा एक पढ़नी है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आओ अब सबसे पहले हिंदी में क्या कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। तो बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन बनेगा हमारा इसको ना हिंदी में ऊष्मा वियोजन। देखो डिकम्पोजिशन का मतलब अपघटन भी होता है, तो बहुत सी बुक्स में अपघटन भी लिखा होगा। ठीक है, तो आप अपघटन भी याद रखें, अपघटन कहा जाता है, हिंदी वाले बच्चों अपघटन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा वियोजन या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, ये ऊष्मा यानी कि हीट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी प्रकार से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन कह सकते हो आप, प्रकाशीय इस तरीके से लिखा जाएगा ना, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ओके, इसी तरीके से विद्युतीय अपघटन आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब विद्युतीय अपघटन। तो बेटा विद्युतीय अपघटन के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ए वाली रिएक्शन के बारे में बात करें हम, ये हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो जैसे इसका नाम है, थर्मल मतलब हीट, ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऊष्मा से, यानी कि कोई भी एक कंपाउंड ए, ठीक है, वो बी और सी में उसके टूटने का कारण क्या होगा, तो उसके टूटने का कारण होगा हीट यानी कि ऊष्मा। वो ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। ठीक है, तो आपकी इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो। क्या लिखोगे आप इसमें, सिंपल सा लिखोगे, द रिएक्शन इन विच a compound या a substance splits into two or more product due to the presence of heat। ठीक है, ऊष्मा के कारण जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में या अधिक पदार्थों में या अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो वह ऊष्मा वियोजन या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमने लिया PbNO3, ये होता है बेटा लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है ये, लेड नाइट्रेट होता है। अब आपको मैं इसको पहले पूरा कर देता हूँ, फिर इसके नाम भी लिखूंगा। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है PbNO3 लेड नाइट्रेट है। जब भी मैं इसको हीट करूंगा, अब हीट करने के लिए मैंने इस पर क्या लगा दी, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा।
ये हो गया डेल्टा हमारा, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, ऊष्मा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इससे फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, लेड ऑक्साइड बनेगा PbO, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा NO2, और प्लस में निकला हमारे पास ऑक्सीजन। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको आपको। तो देखो आपने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पे, ये कंपाउंड था A, ठीक है, ये A कंपाउंड, ये B, ये C और ये D, कितनी सारी चीजों में A कंपाउंड 3 चीजों में टूट गया। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, वियोजन का मतलब कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके नाम क्या है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। अब आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बेटा आपको उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल प्रॉपर लिख कर आने होंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अब आपको याद होनी चाहिए, वो भी अपनी टिप्स पर। लेड नाइट्रेट ये कैसे कलर में होता है, ये व्हाइट कलर में होता है। लेड नाइट्रेट किस कलर में होता है, व्हाइट कलर में, ठीक है। ये होता है लेड ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है, लेड ऑक्साइड कहा जाता है। Pb जो होता है वो लेड कहलाता है, लेड को हिंदी में शीशा कहा जाता है। ये वो वाला शीशा नहीं है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, ये लेड एक कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पर एक काली बोल की तरह दिखाई देता है, और बहुत सारी जगह लेड ये जो है ना बैटरीज वगैरह फॉर्मेशन में भी काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाइट कलर, लेड ऑक्साइड जो होता है ये बेटा येलो कलर का होता है, येलो प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन इससे बनता है कि वो पूछ लेता है कि नेम द रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया बताएं जिसमें जब आप उसको कोई रिएक्शन को बर्न कर रहे हो ना, तो जो फ्लेम निकलती है, निकलने वाली जो ज्वाला होती है ना, फ्यूम्स कह सकते हैं, ब्राउन, इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या बन रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, ठीक है। और ये बेटा निकलने वाली ब्राउन फ्यूम्स, इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है, भूरी भूरी वो होती है, गैस निकलती है भूरी रंग की, ब्राउन फ्यूम्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये तो आप जानते हैं अच्छे से, दैट इज द ऑक्सीजन। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करने वाली, या ऐसे लिख के दे देगा कि कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, उसको आप जब हीट करते हो तो उसके दौरान एक कंपाउंड निकलता है येलो कलर का, ठीक है। इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एक्स और वाई के, तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कब अगर हम किसी सब्सटेंस एक्स को हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, और हमारे पास एक येलो कंपाउंड मिल रहा है, प्लस में जो धुआं निकल रहा है वो ब्राउन यानी कि भूरी फ्यूम्स यानी कि धुआं जो है ब्राउन फ्यूम्स में निकल रहा है, तो वो हमारी ये वाली रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो याद रखना बेटा, दैट इज द पार्ट ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो आपने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, ओके। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसका एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। तो देखो बेटा, ये जो अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, ओके। एक एग्जांपल मैंने लिया FeSO4, आयरन सल्फेट कहा जाता है बेटा इसे, ठीक है। एक मिनट, ये हुआ हमारा FeSO4 आयरन सल्फेट, ठीक है। और बेटा ये कौन सी स्टेट में लिख नहीं रहा, चलो लिख देता हूँ, स्टेट होगी सॉलिड, ठीक है। जब भी हम इसे हीट करेंगे, आयरन सल्फेट को, FeSO4 को हीट करेंगे, तो बेटा ये टूट जाएगा Fe2O3, किसमें टूट जाएगा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा, प्लस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे निकलने वाली ये सब गैसें हैं, तो मैं एरो से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं बनाना चाहूँ एरो, क्योंकि ये गैस निकल रही है ना, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसी प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन क्या बनता है, पहले इनके नाम लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। नाम लिखते हैं, FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट, ओके। प्यारे बच्चों ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए, और हिंदी वाले बच्चों, हिंदी में नाम यही रहते हैं, नाम नहीं बदलते, ठीक है। फेरस सल्फेट हो गया, और दूसरा हमने लिया दैट इज द फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये तो आप जानते ही हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छे से जानते होंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड, वो ऑक्साइड ऊपर है, चलो यही लिखते हैं, ठीक है। और ये बेटा सल्फर ट्राई है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है,
ठीक है, सल्फर, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा फेरिक आयरन सल्फेट ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो इसका कलर होता है आयरन सल्फेट का ग्रीन, दैट इज इन ग्रीन कलर, हरे रंग का होता है आयरन सल्फेट, ओके। और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो हमारा होता है रेडिश ब्राउन। ये जैसे जंग लग जाता है ना, वैसे तो जंग का ही फॉर्मूला है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको याद होना चाहिए, Fe2O3.XH2O, रेडिश ब्राउन, यानी कि जंग लगने की बात जो है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो बनेगा आपका यहाँ से बनेगा, इस सल्फर डाइऑक्साइड वाले पार्ट से। क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि जो इस सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, हैविंग स्मेल, इसके पास एक स्मेल होती है सल्फर की, ठीक है, काफी अजीब सी पंजेंट स्मेल ये प्रोवाइड करता है, हैविंग सल्फर, या फिर कह सकते हैं स्मेल, अजीब सी स्मेल, सल्फर की एक स्मेल अजीब सी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान रखिए आपके, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्मल गैस है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा एक बेकार सी गंदी सी स्मेल जो निकलती है वो क्यों निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। हालांकि बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ओके। चलो ये तो हो गया एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। मान लीजिए एक और लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, हमने अभी पढ़ा था ना, उसी से जुड़ा हुआ है, हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर जो होता है, मार्बल जिसे कहा जाता है, संगमरमर है ना, अगर हम इसको हीट करते हैं बेटा तो ये भी तो टूट जाएगा, फिर से किस किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, और प्लस में क्या टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप देख रहे हो कि एक कंपाउंड है ए, उसे हम हीट कर रहे हैं, वो टूट जा रहा है बी और सी जैसे कई कंपाउंड्स में। तो ये क्या कहलाती है, हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों कहला रही है, क्योंकि यहाँ पर हीट का यूज किया जा रहा है, यानी कि कंपाउंड्स को स्प्लिट करने में हीट की आवश्यकता है, ओके। चलो तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, चलते हैं हम। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। हमने पढ़ा था अभी थर्मल डिकम्पोजिशन, तो अब हम पढ़ते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन या फिर वियोजन भी कह सकते हो आप, अभिक्रिया, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो सेम वही कंसेप्ट है, क्योंकि डिकम्पोजिशन वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो डिकम्पोजिशन वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर भी स्प्लिट होगा, स्प्लिट मतलब टूटेगा, ठीक है, एक कंपाउंड एक या दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या होगा, क्योंकि फोटो वर्ड जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो यहाँ पे रीजन होगा लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह सकते हैं, या प्रकाश की उपस्थिति में। तो हिंदी वालों डेफिनेशन क्या बनेगी, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो हमारा डिकम्पोजिशन है कि प्रकाशीय वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश वाली सेम डेफिनेशन बनेगी बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, व्हेन एन रिएक्टेंट split या divided into two or more product in the presence of sunlight या फिर in the presence of light, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण। चलो तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेटा दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। एक एग्जाम्पल हमने लिखा AgCl, ठीक है, ये होता है सिल्वर क्लोराइड, और जैसे ही आप सनलाइट में इसको लेके आते हो ना, तो ये अपने आप ही स्प्लिट हो जाता है, Ag अलग, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। इसी सॉरी ब्रोमीन नहीं है, क्लोरीन है, सॉरी क्या आएगा बेटा, क्लोरीन आएगा, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे भी 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बनता है इसका डिकम्पोजिशन का, ये 2-3 कंपाउंड ही है, ज्यादा नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आओगे तो बेटा ये अलग हो जाएगा, 2Ag अलग और Br2 अलग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये दो एक ऐसे कंपाउंड हो गए जैसे इन्हें ना सजेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं। पहली बात तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में,
ठीक है। फोटोग्राफी आपने देखा होगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो हमारी पुराने जमाने वाली जो रील वाली फोटो बनती थी उसे एक सॉल्यूशन में डुबा कर के बनाया जाता था, तो वो यही सॉल्यूशन होता था। दूसरा आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी कैप्ट दीज सॉल्यूशंस इन कलर्ड या डार्क कलर्ड बोतल। हाँ, क्वेश्चन ये बनता है कि बेटा इन सिल्वर क्लोराइड जैसे सॉल्यूशंस को हमें कलर्ड यानी कि भूरे रंग की बोतल में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये स्प्लिट हो जाता है। आपको रीजन तो पता चल गया ना, क्योंकि बिकॉज स्प्लिट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, डार्क बोटल्स वाला, डार्क बोटल्स में क्यों रखा जाता है, तो भूरे रंग की बोटल्स में रखने का यही कारण है, क्योंकि प्रकाश की जैसे इनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो दो पार्ट्स में टूट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ओके,